वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के 10 सबसे प्रभावशाली नेता। नंबर 10 अशोक गहलोत। नंबर 10 पर जो नेता है वो राजस्थान की राजनीति का वो दरख्त है जिसे तूफान उखाड़ नहीं पाया। कई बार कोशिश हुई, हर बार नाकाम रहे। अशोक गहलोत राजस्थान के एकलौते नेता हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री बने, 1998 में, 2008 में और 2018 में। तीनों बार अलग अलग परिस्थितियों में। यह राजस्थान की राजनीति में आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री बनना काफी नहीं होता। असली ताकत तब साबित होती है जब कोई आपको गिराने की कोशिश करे और आप टिके रहें। 2020 में याद है, खुद उनके उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बगावत कर दी, 30 विधायकों का दावा किया, दिल्ली चले गए, कांग्रेस की कमान हिल गई। मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया, गहलोत सरकार गिरने वाली है। और गहलोत ने क्या किया? 109 विधायकों के हस्ताक्षर सामने रख दिए, सरकार टिकी रही। पायलट को खाली हाथ वापस आना पड़ा। रोको, यह अकेली घटना नहीं है। गहलोत जी की पूरी राजनीतिक जिंदगी इसी तरह की है। जब जब कांग्रेस पर संकट आया, गहलोत जी वहां थे। इसलिए पार्टी में इन्हें संकट मोचक कहा जाता है। वो राजस्थान के 5 बार सांसद रहे, केंद्र सरकार में 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री रहे, राज्य में और केंद्र में दोनों जगह जड़े हैं। लेकिन इस सूची में वो नंबर 10 पर क्यों है? क्योंकि उनकी ताकत राजस्थान तक सीमित हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं जितनी पहले थी। 2023 में राजस्थान में कांग्रेस हार गई और वो मुख्यमंत्री से सामान्य विधायक बन गए। जब तक राज्य में सत्ता थी, असर था। अब वो पार्टी के वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका में है। फिर भी 50 साल की राजनीति में जो नींव बनाई है वो अभी भी काम करती है। नंबर 9 सचिन पायलट। यह नाम सुनते ही एक सवाल दिमाग में आता है, इतनी ताकत होने के बावजूद यह आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? सचिन पायलट राजस्थान में 2018 के चुनाव के असली रणनीतिकार थे। वो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने पूरे राज्य में दौरे किए, जमीन तैयार की और कांग्रेस को 5 साल बाद सत्ता में वापस लाए। लेकिन जब सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। यह वो घाव था जो कभी पूरी तरह नहीं भरा। 2020 में उन्होंने बगावत की, हार गए, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, अध्यक्ष पद गया। लेकिन वो पार्टी में रहे क्योंकि उन्हें पता था बाहर जाने से ज्यादा तकलीफ होती है, अंदर रहकर लड़ने में ताकत है। रुको, यहाँ एक बड़ी बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। सचिन पायलट राजस्थान के उन जिलों में लोकप्रिय हैं जो कांग्रेस के लिए पहले कभी आसान नहीं थे। गुर्जर समाज में उनकी पकड़ मजबूत है, युवा वर्ग उनसे जुड़ता है और यही कारण है कि कांग्रेस उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। 2023 में राजस्थान में कांग्रेस हारी, अब पायलट के सामने फिर मौका है। आगे के चुनावों में अगर कांग्रेस को राजस्थान में वापसी करनी है तो पायलट का नाम केंद्र में होगा। वो राजस्थान के भविष्य के मुख्यमंत्री दावेदार हैं। यह पार्टी के अंदर खुले तौर पर कहा जाता है। इस सूची में नंबर 9 पर इसलिए है क्योंकि राजस्थान से बाहर उनका असर अभी सीमित है, लेकिन राजस्थान में वो सबसे बड़े दावेदार हैं। नंबर 8 गौरव गोगोई। और यहाँ एक बात ध्यान से सुनना, लोकसभा में जब विपक्ष बोलता है तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होते हैं, लेकिन रोज रोज के कामकाज में, सदन के भीतर की रणनीति में, सरकार को हर मुद्दे पर घेरने में यह काम करते हैं उप नेता प्रतिपक्ष। और लोकसभा में कांग्रेस का उप नेता प्रतिपक्ष हैं गौरव गोगोई। यह पद बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मीडिया में उतना चर्चा नहीं होता क्योंकि गोगोई शांत और सधे हुए तरीके से काम करते हैं। असम में उनके पिता तरुण गोगोई 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। पूर्वोत्तर भारत में कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत उनके नाम है। 2020 में जब तरुण गोगोई का निधन हुआ तो यह जिम्मेदारी गौरव के कंधों पर आई। और यहाँ एक ऐसी बात है जो इन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। जब 2024 में लोकसभा के नतीजे आए और कांग्रेस 99 सीटों पर जीती, तब पूर्वोत्तर से गौरव गोगोई उन चुनिंदा नेताओं में से थे जो जीते। पूर्वोत्तर के 9 राज्यों में कांग्रेस की जमीन लगभग खिसक चुकी है, लेकिन गोगोई ने अपनी सीट बचाई। और उससे भी बड़ी बात, वो लोकसभा में सरकार पर सबसे तीखे सवाल उठाने वाले सांसदों में गिने जाते हैं। संसद में उपस्थिति, सवाल पूछना, बहस में हिस्सा लेना, इन सब में वो अग्रणी हैं। इस सूची में नंबर 8 पर इसलिए हैं क्योंकि पूर्वोत्तर की राजनीति में उनकी पकड़ है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी और ऊंचाई तय करनी है। नंबर 7 जयराम रमेश। यह नाम पहले जहन में नहीं आता जब कांग्रेस की बात होती है, लेकिन पर्दे के पीछे यह आदमी कांग्रेस की सबसे तेज कलम है। जयराम रमेश अभी कांग्रेस के महासचिव हैं, संचार, प्रचार और सोशल मीडिया के प्रभारी। सरल शब्दों में कहें तो सरकार जो भी करे उसका जवाब देना इनका काम है और यह काम वो बहुत तेज करते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जयराम रमेश वो नेता हैं जो अपनी पार्टी के अंदर भी बेलाग बोलते हैं। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने पर्यावरण मंत्री के रूप में ऐसे फैसले लिए जो बड़े उद्योगपतियों को पसंद नहीं आए। ओडिशा में
नियामगिरी की पहाड़ियों में खनन से रोका। पहली बार किसी बड़े उद्योग को सरकार ने पर्यावरण के नाम पर नहीं कहा था। उन्होंने एक बार यह भी कहा था, राजनेताओं को 65 साल की उम्र के बाद सेवानिवृत्ति हो जाना चाहिए, और आज वो 71 के हैं और अभी भी सक्रिय हैं। यह बात छोड़ो, राजनीतिक ताकत की बात करें तो जयराम रमेश कांग्रेस की विचारधारा की रेड की तरह हैं। जब कोई बड़ा राजनीतिक मुद्दा आता है, भूमि अधिग्रहण हो, जाति जनगणना हो या फिर किसी संवैधानिक सवाल पर बहस हो, जयराम रमेश मोर्चे पर होते हैं। भाजपा के हर बड़े कदम का जवाब इन्हीं की कलम से आता है। राज्यसभा में कांग्रेस की आवाज में भी इनका बड़ा योगदान है। इस सूची में नंबर 7 पर इसलिए है क्योंकि इनकी ताकत सत्ता में नहीं, विचार से आती है, और विचार की ताकत हमेशा लंबे वक्त तक टिकती है। नंबर 6 शशि थरूर। और यहाँ एक सीधा सवाल है, एक ऐसा नेता जो 3 बार केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद जीता हो, जो संयुक्त राष्ट्र में 29 साल रहा हो, और इस सूची में सिर्फ 6 नंबर पर क्यों है? जवाब राजनीतिक है। शशि थरूर के पास व्यक्तित्व है, वाक्य शक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी पकड़ सीमित है। 2022 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, थरूर को सिर्फ 1072 वोट मिले, खड़गे को 7897। यह फर्क बताता है कि पार्टी के भीतर का जनाधार उनके पास उतना नहीं है, लेकिन जो काम थरूर ने किया वो भी दर्ज होना चाहिए। तिरुवनंतपुरम में वो लगातार 3 बार जीते, और यह आसान नहीं है। केरल की राजनीति में वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला रहता है। ऐसे में 3 बार जीतना उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता का सबूत है। संसद में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले सांसदों में वो लगातार ऊपर रहे हैं। ब्रिटेन में जाकर जब उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को भारत से माफी मांगनी चाहिए और हर्जाना देना चाहिए, वो भाषण पूरी दुनिया में फैला। यह भारतीय राजनीतिक विमर्श में एक नई बात थी। रुको, थरूर की असली ताकत यह है कि वो कांग्रेस को बदलने की बात करते हैं, पार्टी के अंदर लोकतंत्र की मांग करते हैं। यह कोई और नहीं करता। इस सूची में नंबर 6 पर हैं क्योंकि पार्टी के बाहर उनकी छवि बड़ी है, पार्टी के अंदर उनकी ताकत सीमित है। नंबर 5 प्रियंका गांधी वाड्रा। और यहाँ रुककर एक बात समझना जरूरी है, प्रियंका गांधी 2024 में पहली बार सांसद बनी है, यानी संसद में उनका अनुभव अभी 2 साल का है। फिर भी वो इस सूची में नंबर 5 पर हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक ताकत सिर्फ संसद में बिताए सालों से नहीं मापी जाती। पिछले 15 से 20 सालों में जब भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति की बात हुई, प्रियंका का नाम सबसे पहले आया। वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव रहीं। रायबरेली और अमेठी की जमीन पर पकड़ बनाए रखने का काम उन्होंने किया। कई बार ऐसा लगा कि अगर वो चुनाव लड़ें तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनसे बहुत उम्मीद लगाई, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। 2019 में उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया, पर वहां भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। 2019 में जब उन्नाव कांड हुआ, हाथरस कांड हुआ, प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरी, पीड़ित परिवारों के पास गईं, उन्हें रोका गया, हिरासत में लिया गया। यह राजनीतिक साहस है। रुको, यहाँ एक बड़ी बात है। 2024 में वायनाड से 4 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से जीती। यह उनका पहला चुनाव था। इतने बड़े फर्क से जीतना यह बताता है कि जनता में उनकी स्वीकार्यता कितनी है। अब वो सांसद हैं। संसद में उन्होंने जब भी बोला, मुद्दे पर बोला। यह आगे बढ़ने की शुरुआत है। इस सूची में नंबर 5 पर इसलिए हैं क्योंकि क्षमता बड़ी है, लेकिन राजनीतिक उपलब्धियां अभी बनने की प्रक्रिया में हैं। नंबर 4 मल्लिकार्जुन खड़गे। और यहाँ पहले यह बात समझो कि खड़गे जी के पास इस वक्त क्या क्या है। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और पूरे विपक्षी गठबंधन, जिसे इंडिया गठबंधन कहा जाता है, उसके अध्यक्ष भी हैं। एक साथ 3 बड़े पद, यह कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो उनकी असली ताकत बताती है। खड़गे जी की पूरी राजनीतिक यात्रा में सिर्फ एक बार हार आई, 2019 में। बाकी पूरी जिंदगी वो जीतते रहे। 1972 से लेकर चुनाव दर चुनाव, कर्नाटक विधानसभा से दिल्ली तक। उन्हें कन्नड़ में सोलिलाडा सरदारा कहते हैं, जो हारता नहीं। 2022 में जब 24 साल बाद कांग्रेस में गैर गांधी अध्यक्ष की जरूरत पड़ी, खड़गे चुने गए। यह संयोग नहीं था, यह कर्नाटक का चुनाव सामने था, और एक दलित नेता को अध्यक्ष बनाना राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी था। और नतीजा 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, 135 सीटें। यह खड़गे जी की अध्यक्षता में पहली बड़ी जीत थी। रुको, यहाँ एक ऐसी बात है जो इस सूची के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है। खड़गे जी अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। यह खिंचाव पार्टी के अंदर कई बार दिखता है। असली ताकत किसके पास है, यह सवाल अभी भी खुला है। इस सूची में नंबर 4 पर इसलिए है क्योंकि औपचारिक ताकत सबसे ज्यादा उनके पास है, लेकिन अनौपचारिक ताकत ऊपर वाले 3 लोगों के पास है। नंबर 3 के सी वेणुगोपाल।
और यहाँ एक ऐसी बात बताता हूँ जो कांग्रेस की राजनीति को समझने की सबसे जरूरी कुंजी है। कांग्रेस में जो कुछ भी होता है, टिकट कौन पाएगा, किस नेता को कौन सा राज्य मिलेगा, कौन सा नेता ऊपर आएगा और कौन नीचे जाएगा, यह सब एक पद से तय होता है। वो पद है महासचिव संगठन और यह पद है के.सी. वेणुगोपाल के पास। इसलिए कांग्रेस के नेता इन्हें दरवाजा कहते हैं। राहुल गांधी से मिलना हो, कोई काम करवाना हो, वेणुगोपाल से गुजरे बिना रास्ता नहीं। लेकिन यह ताकत उन्हें मिली कैसे? 2017 में उन्हें कर्नाटक का प्रभार दिया गया। राहुल गांधी के करीब काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे राहुल गांधी का भरोसा जीता। 2019 में जब राहुल पार्टी अध्यक्ष थे, वेणुगोपाल महासचिव संगठन बने। रुको, यहाँ एक ऐसी बात है जो इतिहास बदल सकती है। 2019 के चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी की हालत खराब दिख रही थी। वेणुगोपाल ने सुझाया, वायनाड से भी लड़ो। राहुल ने माना, अमेठी से हारे, वायनाड से जीते। वेणुगोपाल की इस एक सलाह ने राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से बचा लिया। 2023 में कर्नाटक में बड़ी जीत, उसमें वेणुगोपाल का संगठनात्मक काम था। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की रणनीति में भी इनकी भूमिका थी। 2026 में केरल में कांग्रेस की सरकार बनी। वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन हाईकमान ने बी.डी. सतीशन को चुना। ताकत होते हुए भी कुर्सी नहीं मिली, क्योंकि पर्दे के पीछे की ताकत और पर्दे के सामने की ताकत एक नहीं होती। इस सूची में नंबर 3 पर इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की मशीनरी इनके हाथ में है, और मशीनरी जिसके हाथ में हो, असली ताकत वही होती है। नंबर 2, सोनिया गांधी। और यहाँ पहले एक सवाल, क्या कोई ऐसा नेता होता है जो सत्ता छोड़ दे और फिर भी सबसे ताकतवर रहे? सोनिया गांधी ने यही किया। 2004 में उनकी पार्टी जीती, वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, उन्होंने मना कर दिया। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और खुद पर्दे के पीछे रही, लेकिन ताकत उन्हीं के पास रही। यह भारतीय राजनीति में एक अनोखी घटना थी। 1998 से 2017 तक 19 साल कांग्रेस की अध्यक्ष रही। इतने लंबे समय तक कोई भी दल का नेता नहीं रहा। इन 19 सालों में पार्टी को 2004 और 2009 में केंद्र में सत्ता दिलाई, 10 साल देश पर शासन किया। रुको, यहाँ एक बड़ी बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब राहुल गांधी 2019 में अध्यक्ष पद छोड़ गए, पार्टी में भूचाल आ गया। तब सोनिया गांधी ने फिर अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाला। जब तक खड़गे नहीं आए, सोनिया ने थाम रखा, पार्टी बिखरने नहीं दी। यह उनकी राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब दूसरे टूटे तो सोनिया ने संभाला। अभी वो राज्यसभा में है, सीधे मोर्चे पर नहीं है, लेकिन पार्टी के हर बड़े फैसले में उनकी सहमति जरूरी मानी जाती है। खड़गे अध्यक्ष हैं, राहुल नेता हैं, लेकिन सोनिया गांधी की बात का वजन अभी भी सबसे ज्यादा है। इस सूची में नंबर 2 पर इसलिए है क्योंकि जब तक वो हैं, कांग्रेस के किसी भी बड़े फैसले में उनकी छाया रहेगी। और अब नंबर 1, राहुल गांधी। और यहाँ पहले एक बात साफ कहते हैं, इस सूची में वो नंबर 1 पर क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो गांधी परिवार से हैं? नहीं, 2019 में इन्हीं राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था। खुले तौर पर मीडिया में, सोशल मीडिया पर कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई थी। राहुल ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, तब लगा यह नेता खत्म हो गया। रुको, कहानी अभी शुरू हुई थी। सितंबर 2022 में राहुल गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी बड़े नेता ने नहीं उठाया था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, 4000 किलोमीटर से ज्यादा, 150 दिन, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, रात को तंबू में सोए, सुबह उठकर फिर चले। यह यात्रा केवल यात्रा नहीं थी, यह राहुल गांधी की राजनीतिक वापसी थी। और नतीजा सामने आया। 2024 के चुनाव में कांग्रेस 52 से 99 सीटों पर पहुंच गई, लगभग दोगुनी। और राहुल गांधी 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष बने। यह पद भारतीय संसद में बहुत महत्वपूर्ण है। जब नेता प्रतिपक्ष नहीं होता तो विपक्ष की कोई आधिकारिक आवाज नहीं होती। राहुल गांधी ने संसद में जो भाषण दिए वो राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। सरकार से सीधे सवाल, संविधान की बात, किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवाओं की बात। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2024 में पूर्व से पश्चिम, फिर हजारों किलोमीटर। यह नेता इतना आसानी से टूटता नहीं। यह 10 साल की राजनीतिक यात्रा ने साबित किया। विरोधी कितना भी कहें, आज की तारीख में भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है।